हेलो फ्रेंड, अगर आपका भी एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का है जो कि 27, 28, 9, 10 को शेड्यूल किया गया है, ठीक है, मतलब कि 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, इस डेट को शेड्यूल है, या फिर आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में है या फिर फरवरी में शेड्यूल किया गया है, या फिर आप दे रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एनटीपीसी की, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी या फिर सेक्शन कंट्रोल किसी की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपके लिए टोटल 35 प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, धारा बहने वाली कुंडली यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो याद रखिएगा इस मैटर पे, जब भी किसी परिनालिका से धारा परिवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये हर जगह समान और कहीं पर भी शून्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, मैं चलता हूँ। देखिए, जो सीधी लंबी कुंडली होती है जिसको सोलेनॉइड कहते हैं, के अंदर धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग हर जगह पर समान यानी कि यूनिफॉर्म बनती है, ठीक है। कुंडली के अंदर रेखाएं जो होती है, फील्ड रेखाएं समानांतर और एक दूसरे के काफी पास पास होती है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म फील्ड होने का संकेत है। यह क्षेत्र शून्य नहीं होता है बल्कि एक निश्चित मान वाला होता है, ठीक है, जो धारा और कुंडली के टर्न पर निर्भर करता है। कितना टर्न होगा यानी कि जो परिनालिका है उसमें कितने टर्न्स होंगे इस पर निर्भर करता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है। सिरों के पास क्या होता है, हल्का सा वेरिएशन होता है पर मध्य भाग में इसे आइडियल तौर पर समान माना जाता है, ठीक है। जो सिरा होता है वहां पर कुंडली का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा घना हो जाता है पर मिडिल में ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, चयनित परागम्य झिल्ली किसे अंदर जाने देती है। तो याद रखिएगा, चयनित परागम्य झिल्ली जो है ये अंदर जाने देती है विलायक और विलय दोनों को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, देखिए, ऐसी झिल्ली जो होती है परागम्य झिल्ली कुछ विशेष कणों को ही अंदर आने जाने देती है, सबको नहीं, ठीक है। कोशिका झिल्ली इसका जो है एक मेन एग्जाम्पल है, जो पानी यानी कि विलयक और जो आयन या कि अणु जिसको विलय कहते हैं को नियंत्रित रूप से प्रवेश देती है, यानी कि विलायक और विलय दोनों को अंदर आने जाने देती है, ठीक है। यह चयन इस बात पर आधारित होता है कि कण का आकार, आवेश और घुलनशीलता कैसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, देखिए, सामान्य साफ वर्षा का पीएच मान लगभग 5.6 के आसपास होता है जो कि हल्की अम्लीय होती है, ठीक है। सामान्य वर्षा जो होती है हल्की से अम्लीय ही होती है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा होते क्यों है, देखिए, याद रखिए, जब वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के जैसे गैसेस होते हैं वो पानी के साथ मिलकर तेजाब बनाती हैं तो उसका पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम हो जाता है। और 5.6 से कम पीएच वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन माना जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता, इमारत और जल जीवों को काफी ज्यादा हानि होती है। ओके, ध्यान में रखना आपको चीजों को, टॉपिक्स को, इन जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है उसको भी ध्यान में रखना आपको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना पाए। देखिए, बोरा के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 8 ओम और समानांतर क्रम में 2 ओम देते हैं, उनका मान क्या है। सिंपल सा बात है, श्रेणी क्रम में 8 ओम देंगे यानी कि दोनों को जोड़ने पे 8 ओम होगा, यानी कि सारे ही जोड़ने पे 8 ओम हो रहे हैं। और समानांतर में 2 ओम देंगे यानी कि समानांतर में टोटल प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम वाला जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम। समानांतर में 2 ओम दे रहे हैं यानी कि देख लीजिए कौन कौन सा हो सकता है। देखिए, ये वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। 4, 4, 8 श्रेणी क्रम में हो गया और समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 और 4/2 करिएगा तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं आप। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, साइक्लोहेक्सेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है। याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन का सही रासायनिक सूत्र होता है C6H12। ओके, देखिए,
साइक्लोहेक्सेन जो होता है एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, CnH2n होता है। n बराबर 6 रख देंगे तो C6H12 बन जाएगा। बेंजीन जो है C6H6 जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बेंजीन जो होता है असंतृप्त होता है और एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला है, पौधे कचरा हटाने के लिए, एक सेकंड, पौधे कचरा हटाने के लिए किस तरीके का उपयोग नहीं करते हैं? देखिए, पौधे कचरा हटाने के लिए क्या नहीं करते हैं? पसीना नहीं निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, देखिए, पौधे क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को पत्ती, छाल और फलों में जमा कर देते हैं और इन्हें गिराकर बाहर कर देते हैं। ठीक है, पहला तरीका है। कुछ अपशिष्ट जड़ों के माध्यम से मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं और कुछ पदार्थ जो है वोक्यूलस या विशेष कोशिकाओं में अस्थायी रूप से जमा रहते हैं। पसीना निकालना क्या है? मनुष्यों का एक तंत्र है जिससे कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, आयनिक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आयनिक यौगिक को ध्यान दीजिएगा। आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत का चालन करते हैं और जनरली हमसे विद्युत के बारे में ही पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आयनिक यौगिक जो होते हैं द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, ठोस आयनिक यौगिक में आयन लैटिक्स में बंधे रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्र आयन न होने से ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा का वहन नहीं कर पाते हैं। पिघली हुई अवस्था या जल में घुलने पर आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और यही स्वतंत्र आयन के कारण द्रव अवस्था में आयनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है, द्रव अवस्था में विद्युत का चालन होगा, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज टूटने से क्या बनता है? देखिए, जब मांसपेशी में, ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की कमी से तो बनेगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ साथ पानी बनता है। ओके, मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन शुरू हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में जो श्वसन होता है वो शुरू होता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है और क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है और जमा हुआ लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में दर्द और थकान दोनों करता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, हर एक लाइन को आपको याद रखना है। ओके, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट ले सके। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपचयन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सी सवाल को ध्यान से समझिए। देखिए, यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन जोड़ी जाती है, यह ऑक्सीजन घटाई जाती है तो इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि रिडक्शन कहते हैं। इसके विपरीत ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? आमतौर पर ऑक्सीजन जोड़ी जाती है, यह हाइड्रोजन निकाली जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, याद रखिए, वेजिटेबल ऑयल जो होता है इसमें हाइड्रोजन जोड़कर घी या मार्जरीन बनाया जाता है, यह रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को जोड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये बहुत कॉमन सवाल है, बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। सीमेंट बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सीमेंट जो होता है, ठीक है, सीमेंट बनाने में जो मेन चीज है वो क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO होता है। ठीक है, CaO मूल रूप से चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है और इसे मिट्टी या फिर सिलिका के साथ मिलाकर गर्म करके क्लिंकर बनता है। ठीक है, सीमेंट की मजबूती और बाइंडिंग प्रॉपर्टी में CaO जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अन्य ऑक्साइड होते हैं Al2O3, SiO2 भी होते हैं, पर बेस कंपोनेंट CaO माना जाता है। ठीक है, ये सब भी होता है सीमेंट में, पर मेन कंपोनेंट क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, देखिए, प्रतिरोध से समय t में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या है? याद रखिएगा, जब प्रतिरोध T हो तो उत्पन्न ऊष्मा होती है H बराबर होती है I² RT। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ध्यान देना है।
जूल का नियम बोलता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I हो, प्रतिरोध R हो और समय T हो तो उत्पन्न उसमें क्या होगी, H बराबर I² RT। ठीक है, यहाँ I² धारा के वर्ग पर निर्भरता दिखाता है, यानी धारा दुगनी होने पर उसमें 4 गुना हो जाएगी, यानी कि ये I जो है चेंज होते रहेगा तो ये H भी सीधे चेंज हो जाएगा, I दुगुना तो H 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, R जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊर्जा हीट में बदलेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने पर भी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और समय बढ़ने पर धारा में उत्पन्न हीट में कुल मात्रा में भी वृद्धि होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, ये बहुत कॉमन सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है जिसे हाल में बनाया गया है और ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है, इसमें जिंक के स्थान की बात हो रही है तो जिंक के स्थान के बारे में ध्यान देते हैं। देखिए, जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 है और ये डी ब्लॉक का तत्व है। पीरियड टेबल में ये चौथे आवर्त यानी कि पीरियड 4 में है और ग्रुप नंबर के अनुसार ये समूह 12 में आता है। ठीक है, तो जिंक का सही पोजीशन क्या हो गया, ग्रुप 12 पीरियड 4। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रुप 12 पीरियड 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, फेफड़ों की कुपिका यानी कि एल्वोली के बारे में गलत कथन कौन सा है? याद रखिएगा, ये अंगुली जैसी होती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ये अंगुली जैसी नहीं होती है। ठीक है, आगे बताता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। एल्वियोली जो होती है, एल्वियोली ये एक छोटी थैलीनुमा या गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ठीक है, इस टाइप की। ठीक है, इन्हें वायुकोश या एयर सैक कहते हैं। ठीक है, इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, एक कोशिकीय सल की उपकला से बनी होती है, इससे गैसों का विसरण क्या होता है, आसानी से होता है। ठीक है, प्रत्येक कुपिका के चारों ओर रक्त केशिका यानी कैपिलरी का घना जाल बना होता है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कुपिका की संख्या बहुत अधिक होने पर फेफड़ों का कुल सतह क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, जो कुशल गैस विनिमय के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ध्यान देना आपको, पहले तो इसकी दीवारें पतली होती है और एक कोशिकीय सल की उपकला से बनी होती है। इसका आकार कैसे होता है, छोटी थैलीनुमा या गुब्बारे जैसा। इसे क्या कहते हैं, वायुकोश कहते हैं या एयर सैक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना आपको। इसके चारों ओर क्या होता है, केशिका यानी कि रक्त केशिका यानी कैपिलरी का जाल होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। फेफड़ा का जो कुल सतह क्षेत्रफल होता है जो बहुत बड़ा हो जाता है, 70 से 100 वर्ग मीटर तक का हो सकता है, जिससे क्या होता है, गैस का विनिमय बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, हाँ, 10 ओम और 30 ओम प्रतिरोध 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 ओम और 30 ओम प्रतिरोध बैटरी से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट का बैटरी से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो नीचे दे रखा है, यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए, 10 ओम और 30 ओम अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं तो श्रेणी क्रम में 40 हो गया, बैटरी कितना हो गया, 6 वोल्ट का, और टाइम कितना है, 1 सेकंड है। H बराबर फॉर्मूला लगाइए, I² RT। ठीक है, पहले यहाँ से V निकाल लेंगे, V बराबर IR से टाइम निकाल लेंगे, सॉरी टाइम दे रखा है, R दे रखा है, I निकाल लेंगे, काम बन जाएगा अपना। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, तो देखिए ये जो दे रखा है 10 ओम और 30 ओम, मैं कंफर्म कर रहा था ये कि समानांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि सीधे तौर पर बैटरी से जुड़े हुए हैं, यानी कि इन्हें हम लोग समानांतर में लेके चलूंगा। ठीक है, तो 10 ओम और 30 ओम का पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकलेगा तो 1/10 + 1/30 करेंगे तो जो कुल प्रतिरोध निकल के आएगा वो आएगा 7.5 ओम। ओके, R बराबर क्या निकल गया, 7.5 ओम। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे P। ठीक है, H बराबर फॉर्मूला होता है PT। ठीक है, तो पहले P निकालेंगे, P बराबर क्या होता है, V² R। V कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और समतुल्य प्रतिरोध है 7.5। ठीक है, यहाँ से जो R निकल के P निकल के आएगा वो आएगा 4.8 वाट। क्या निकल के आएगा, 4.8 वाट। मैं आगे बढ़ता हूँ तो बस, हाँ यहाँ पे देखने क्लियर होगा। R क्या निकल के आ गया था, R आ गया था 7.5 ओम। P निकाले थे हम लोग। ठीक है, P कैसे निकाले थे, V² R से, और इससे P कितना हो गया था, 4.8 वाट हो गया था। ठीक है, H निकाल देंगे, H बराबर क्या होता है, PT। P कितना है, 4.8 और टाइम कितना है, 1, यानी कि 4.8 जूल जो है अपना आंसर होगा, यानी कि सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है, ध्यान देना है। तो कास्टिक सोडा का जो उपयोग है ये किसमें नहीं होता है? ये होता है अमोनिया निर्माण में, इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH कपड़ा उद्योग में कपड़ों को मर्सराइज करने में, रंगाई में और उनके प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, कागज उद्योग में यह लुगदी बनाने में और सफाई के लिए आवश्यक होता है। डिटर्जेंट उद्योग में साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अमोनिया निर्माण हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च दाब और ताप पर उत्प्रेरक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अमोनिया बना लेते हैं। ठीक है, तो अमोनिया निर्माण का प्रोसेस याद रखिएगा। अमोनिया निर्माण किससे होता है? हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किससे? हैबर विधि से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का कौन सा रूप 10 जल अणु रखता है? तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका कौन सा रूप 10 जल का अणु रखता है? ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी धोवन सोडा। धोवन सोडा होगा सही जवाब। देखिए, धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ ठीक 10 जो होते हैं जल अणु या क्रिस्टलीय जल जुड़े होते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3। इसमें कोई भी जल का अणु नहीं होता है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट, अम्ल और स्टार्च होता है, न कि 10H2O। ठीक है, धोवन सोडा का उपयोग किस लिए करते हैं? कठोर जल को नरम करने के लिए, ताकि कपड़ा धोना आसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कम उम्र में मां बनने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब है सामाजिक दबाव। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम उम्र में मां बनने जैसे टीनेज प्रेगनेंसी का मुख्य कारण होता है सामाजिक दबाव, जैसे बाल विवाह, पारिवारिक अपेक्षाएं और लैंगिक असमानता। शिक्षित परिवार जो होते हैं अच्छी शिक्षा, बाल विवाह और अर्ली प्रेगनेंसी के को रोकते हैं, जिससे जागरूकता क्या होती है? बढ़ती है या बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोगुनी करने पर फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? कैपिटल R होती है, फोकस दूरी F होती है। ठीक है, 2 × F करेंगे तो क्या होगा? फोकस दूरी। अगर F बराबर लिखे जाए तो क्या होगा? R/2। वक्रता त्रिज्या को दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिए, रिलेशन बता देता हूं। 2F = R होता है। ठीक है, अगर इसको दोगुना कर देंगे तो ये भी अपने का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए, गोली दर्पण के सूत्र याद रखिएगा। फोकस दूरी जो F होता है और वक्रता त्रिज्या R का संबंध होता है F = R/2। ठीक है, F = R/2 होता है। अगर फोकस दूरी को डबल कर दीजिएगा, सॉरी, अगर वक्रता त्रिज्या को 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा और F जो है R के बराबर हो जाएगा। F R के बराबर यानी कि F डबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है? अवक्षेप बनते हैं, गैस उत्सर्जित होती है, रंग बदल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है इसमें 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे अवक्षेप यानी कि BSF4 बन सकता है। ठीक है, गैस उत्सर्जन भी होता है, जैसे Na2CO3 HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl + H2O + CO2 गैस निकालेगा। और कुछ अभिक्रिया में क्या होता है? रंग में परिवर्तन भी होता है, जैसे PbNO3 + 2Kl बने Ki रिएक्शन करेगा तो PbL2 बनेगा जो कि पीला रंग का होगा और KNO3 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सफेद AgCl सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? ठीक है, इसका रीजन देखते हैं। देखिए, सफेद AgCl जो होता है प्रकाश अपघटन यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया से गुजरता है। रिएक्शन क्या होता है? 2AgCl में सूर्य का प्रकाश लगने से 2Ag + Cl2, ठीक है, जिसमें चांदी धातु की तरह ग्रे रंग का बनता है। ठीक है,
सूर्य के प्रकाश में यूवी जो होती है, यूवी किरणें जो होती है AgCl को तोड़ती है, जिससे सतह पर ग्रे चांदी जमा हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे रिपीट हो गया है। क्या रिपीट हो गया? AgCl में क्या होगा? प्रकाश बटन यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन, जिससे AgCl सूर्य के प्रकाश में टूट जाएगा। ठीक है, और Cl2 और Ag बना लेगा। ये जो Ag बनेगा ये ग्रे रंग का होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी या ऑक्सीजन इस रंग परिवर्तन का कारण नहीं होता है, और ये विशुद्ध रूप से प्रकाश संवेदी प्रक्रिया है, यानी कि पूरी तरह से प्रकाश से रिएक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, व्यावसायिक विद्युत मोटर के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें मृदु लोह का क्रोड होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर A, B, C। ठीक है, देखिए व्यावसायिक विद्युत मोटर यानी कि DC मोटर में क्षेत्र चुंबक के रूप में अस्थायी चुंबक के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि मृदु लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो विद्युत चुंबक में कॉइल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसका उपयोग जो है सभी जगह अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए केवल ए सही है। ठीक है, बी जो है कहीं कहीं सही है, पूर्णतः सही नहीं है। तो अगर ऑप्शन है ए तो ए मार सकते हैं, तो फिर ए और बी दोनों मारेगा तो वो भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जल संभर प्रबंधन की एक कमी क्या है? देखिए सबसे बड़ी कमी है इसका रख रखाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। ठीक है, जल संभर प्रबंधन में क्या होता है? तालाब, चेक डैम या फिर संरचना का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन इसका निरंतर रख रखाव जैसे सिल्ट हटाना, मरम्मत करना, ये काफी महंगा होता है। ठीक है, इससे लोगों की आय बढ़ती है, जलाशय की उम्र बढ़ती है और सूखा कम होता है। ये सब इसका लाभ है। ठीक है, दीर्घकाल में लंबे टाइम में ये फायदा देता है, पर इसका जो रख रखाव है वो काफी महंगा पड़ जाता है, खर्चीला होता है। ठीक है, अगला सवाल है, इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना अपराध घोषित किया गया है? ठीक है, तो समझिए इस चीज को। इंदौर के बाद जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगना और देना दोनों अपराध है। भोपाल के जो कलेक्टर थे कौशलेंद्र विक्रम सिंह, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इसे सख्ती से जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगना और देना दोनों पर FIR दर्ज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो समझिए इसको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, हर वर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस साल 5 जुलाई को था। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त तिथि है और इसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन की जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान को रेखांकित करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी किस संस्था ने घोषित किया है? तो यह है WHO। ध्यान समझते हैं इसको। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस डी वायरस यानी कि HDV को कैंसरकारी क्रायोजेनिक घोषित किया है। यह दोषपूर्ण वायरस HPV के साथ सह संक्रमण या सुपर इन्फेक्शन करता है, जिससे लीवर सिरोसिस और हेप्टोसेल्यूलर कार्सिनोमा का खतरा 2 से 6 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है, FAO जो है कृषि है से संबंधित है और WTO जो व्यापार से संबंधित है। WHO काम क्या है? स्वास्थ्य संबंधी घोषणा करना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, सिमोलू महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो सिमोलू महोत्सव का आयोजन हुआ असम में हाल ही में। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए इस चीज को। सिमोलू महोत्सव जो है फेस्टिवल असम के नागांव जिले में लावोखोवा और बुरहाचापोरी क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जहां बोम्बैक्स सैबा के लाल फूलों के खिलने का उत्सव मनाया जाता है। यह फरवरी में साइक्लोथॉन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रकृति संरक्षण पर आधारित इको फेस्टिवल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नासा का पंच मिशन। ठीक है, नासा का पंच मिशन किससे संबंधित है? तो याद देखिए पंच मिशन जो है यह संबंधित है सूर्य से। ठीक है, देखिए नासा का जो पंच मिशन है, पोलर मीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन, सूर्य की आखिरी बाहरी, इसका मिशन क्या है? सूर्य के बाहरी वायुमंडल और सौर वायु का अध्ययन करना है। ठीक है, ये 4 छोटे ग्रहों से 3D छवि लेगा, फोटो निकालेगा और सौर तूफान की भविष्यवाणी में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, AI इनोवेशन के लिए सरकार ने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने
तीनों पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक अगर सबको समझ लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने एआई इनोवेशन बढ़ाने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कई प्लेटफॉर्म लॉन्च की है, कई पहल लॉन्च की है। एआई कोसा जो है ये डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जो 300 प्लस डेटा सेट और 80 प्लस एआई मॉडल प्रदान करता है। आई गॉट एआई कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आधारित लर्निंग सिस्टम है जो कि सरकारी अधिकारियों के लिए होगा। और कम्यूट पोर्टल पर 10,000 प्लस जीपीयू पर सब्सिडाइज एआई कंप्यूटिंग देता है स्टार्टअप और रिसर्च करने के लिए। ओके, तीनों का समझ गया आप ध्यान से, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो ये तीनों कंट्री का नेम है, इसका नाम था वरुणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, समझते हैं वरुणा क्या था, ध्यान दीजिएगा। भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास का नाम वरुणा है। यह 2001 से वार्षिक रूप से आयोजित होता है, जिसमें विमान महापोत, आईएनएस विक्रांत, चार्ल्स डी गॉल, लड़ाकू विमान MiG-29K, राफेल एम और पनडुब्बी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आरंभ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, आरंभ कार्यक्रम जो है ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है, जो अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ माता पिता और शिक्षकों को खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास है। ठीक है, किस रिलेटेड है? याद रखिएगा, पंजाब से, पंजाब सरकार के द्वारा, और ये अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? याद रखिएगा, जो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है ये शुरू हुआ है सिक्किम में। ठीक है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत शुरू किया गया है। ये एंटीबायोटिक मुक्त, रासायनिक मुक्त मछली उत्पादन पर केंद्रित है, जो सिक्किम के पूर्ण जैविक राज्य होने के अनुरूप है। सिक्किम जो है पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था, ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए, असम, अरुणाचल और त्रिपुरा में भी मत्स्य क्लस्टर हैं, लेकिन जैविक जो है पहला सिक्किम में है। और आखिरी क्वेश्चन है, 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? ठीक है, तो दोनों स्वर्ण पदक जो जीता है अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सही होगा? ए सही होगा, अर्जेंटीना। देखिए, 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप मोंटेविडियो और उरुग्वे में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पदक जीता है। पुरुष फाइनल में अर्जेंटीना ने यूएसए को 10-0 से हराया। ठीक है, और महिला फाइनल में अर्जेंटीना ने यूएसए को 3-0 से हराया। ठीक है, यूएसए को दोनों में रजत, कनाडा पुरुषों को में कांस्य और उरुग्वे महिलाओं में कांस्य मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएसए को क्या मिला है? ज्यादातर में सिल्वर, ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।